बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब है, क्या सरप्राइज दे सकता है वफाकी हुकूमत का जो इत्तेहाद है? क्या सूरत हाल तब्दील हो सकती है, खासतौर पर खुफिया रायशुमारी जब हो तो अराकीन को खरीदना या बेच देना, ये दोनों चीज़ें ही आसान हो सकती हैं। कहाँ तक मामला हुकूमती इत्तेहाद यानी कि वफाकी हुकूमत का जो इत्तेहाद है उसके हाथ में आ सकता है, कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ 11 अरकान असम्बली का इस्तीफा मंजूर, 11 की फिगर ही क्यों थी? क्या मखसूस सीटों को चुन चुन कर इस्तीफे को कबूल किया गया है, सियासी हिकमत अमली है, या जो है वो इन अरकान के इस्तीफे टेक्निकल बुनियाद पर पूरा उतरते थे? साथ साथ बात करेंगे, गैर मुल्की जरीदे में एक आर्टिकल छपा है जिसके बाद पाकिस्तान में एक नई बहस है। आरिफ नकवी साहब अबराज ग्रुप के इमरान खान साहब को पैसे भेजे, किस मद में भेजे, कैसे भेजे, कितने कानूनी थे, इलेक्शन कमीशन क्या जो है वो उसके ऊपर नोटिस ले सकता है? और ज़रूर बात करेंगे, शेख रशीद साहब ने एक मरतबा फिर दावा किया है कि ज़िमनी इंतखाबात नहीं बल्कि आम इंतखाबात के हवाले से मामलात तय पा चुके हैं। शेख साहब का कोई सानी नहीं है पेशगोइयों के अंदर, लेकिन अक्सर पेशगोइयाँ हमने देखा है कि गलत ही साबित होती हैं। हमारे पैनलिस्ट क्या समझते हैं, कितनी दुरुस्त पेशगोई शेख रशीद साहब ने इस मौके पर की है? हमारे साथ मौजूद है हाफिज तारिक साहब, एंकर पर्सन है, न्यूज़ वन से ताल्लुक है, डायरेक्टर न्यूज़ है न्यूज़ वन के, मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर कॉलम नवीस हैं, सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। इसके साथ साथ ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम नवीस हैं और मारूफ तजज़ियाकार हैं। आप तीनों मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया। हाफिज साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं। हाफिज साहब, पंजाब में जो स्पीकर का इंतखाब है और ख़ास तौर पर डिप्टी स्पीकर के हवाले से तहरीक अदम एतमाद पेश है, सुना है कि दोनों चीज़ें आज टेबल होंगी। वोटिंग तो इस वक्त हो भी रही है, तो कोई आपको लगता है कि अपसेट हो सकता है? क्योंकि खुफिया रायशुमारी है, सैफुल मलूक खोकर साहब के लिए कहा जाता है कि वो ATM मशीन है मुस्लिम लीग नून की, और कोई अपसेट भी हो सकता है। राना साहब ने भी कल एक मुख्तसर सा दावा किया था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हमने देखा कि कार्रवाई भी नजर नहीं आती इस हवाले से। क्या समझते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद भाई देखें, ये हतमी राय वहाँ कायम की जा सकती है जहाँ आपको पता हो कि लोग बाज़मीर हैं, ईमानदार हैं, अपनी बात पर खड़े होने वाले हैं, ब्लैक एंड वाइट हैं। अगर साथ दे रहे हैं तो खुल के साथ दे रहे हैं, नहीं साथ दे रहे तो नहीं दे रहे। यहाँ सेनेट में आपने देखा कि 64 अरकान खड़े होते हैं, उसके बाद जब वोट निकलते हैं तो फिर हार जाते हैं, फिर उसके बाद इसी तरीके से कभी वोट रिजेक्ट करवा देते हैं। तो खुफिया रायशुमारी में सरप्राइज़ आ सकता है और दोनों तरफ से सरप्राइज़ आ सकता है। यानी जिस तरह से मुस्लिम लीग नून काम कर रही है अपने कैंडिडेट के लिए, उसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब का भी काम जारी है मुस्लिम लीग नून के MPs के ऊपर। तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर जो है वो परवेज़ इलाही साहब के जो कैंडिडेट हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब्तैन साहब वो जीत जाएं, और वो अपनी जो उनकी तादाद है उससे कोई 2-4 वोट ज़्यादा ले ले, तो ये भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। और अगर सैफुल मुल्क खोखर साहब जीत जाते हैं तो ये भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन होगा, ये रिज़ल्ट पाकिस्तान की सियासत का, जहाँ पर जो है वो ज़मीर नाम की चीज़ या उसूल नाम की चीज़ कुछ नहीं है। ये एक फ्री स्टाइल रेसलिंग है जहाँ जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, उसे अपना हक समझता है, फाउल प्ले करता है और उसके ऊपर फिर नाजा होता है, उस पर फख्र महसूस करता है कि मैंने फाउल प्ले करके गेम जीता है। तो अब ये चीज़ें बड़ी बेमानी सी हो गई हैं, रिजल्ट किसी भी हक में आए। लेकिन यह है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कैंडिडेट को कामयाब करवा लेती है और डिप्टी स्पीकर को बचाने में कामयाब हो जाती है, तो यकीनी तौर पर इसका एक सियासी दबाव पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर आएगा। लेकिन ये जो सियासी रस्साकशी है, ये जोड़ तोड़ और ये बयानबाजी और इसी तरीके से जो सूरत हाल, वो इस कदर सियासी अदम इस्तेकाम है जिसका रिफ्लेक्शन आपको मईशत में नज़र आ रहा है, जिसमें नज़र आ रहा है कि आर्मी चीफ को बात करनी पड़ रही है कि जनाब अमेरिका से कि वो IMF से कहें कि वो पैसे रिलीज करे, जिसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है कि आपको डॉलर जो है वो 246-47 रुपए में मिल रहा है। रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है कि आपके जो ताजिर हैं उनके पास LCs खोलने के लिए बैंकों के पास पैसे नहीं हैं। तो हम एक वर्स्ट सिनेरियो की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके सब जिम्मेदार हैं और किसी को फिक्र नहीं है। सिर्फ फिक्र यह है कि इस्लामाबाद की जो कुर्सी है उस पर किसी तरह से जो शख्स बैठा हुआ है उसको हटा के दौड़ के हम बैठ जाएं, और जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि मैं किसी तरीके से मुझे कोई यहाँ पे ना उतारे। तो इस रस्साकशी में रियासत जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है और वो कमजोर हो रही है, और इसका नुकसान जो है पाकिस्तान के ये 23-24 करोड़ अवाम है उनको उठाना पड़ेगा। खास तौर पे पंजाब में। तो हाफिज साहब, आप नहीं समझते कि पंजाब के साथ नाइंसाफी है कि
वफाक में चले, कोई हुकूमत तो मौजूद है, पंजाब में तो तय नहीं हो पाया कि किसकी हुकूमत है। जाहिर है कि आज के दिन तक स्पीकर का इंतखाब हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या काम कर रही है, किस वक्त जो है वो तहरीक अदम एतमाद आ जाए, गवर्नर राज की बातें भी होती हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये 12 करोड़ आवाम के साथ भी एक जाती है कि उनके हुक्मरान अब तक तय नहीं हो सके, अप्रैल से लेके आज जुलाई खत्म होने वाला है? 12 करोड़ आवाम के साथ तो ज्यादती ये भी थी कि उस्मान बोजदार साहब उस सूबे के वजीर आला हों। 12 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती ये भी थी कि वहाँ के जो MPAs हैं उनकी जो है वो बोलियां लग रही हों। और 12 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती ये भी है कि ये जो रस्सा कशी है उसका जो नुकसान है वहाँ पे गुज़िश्ता 3-4 माह से सूरत हाल ये है कि ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, ना कोई पुलिस काम कर रही है। एक अफरा तफरी का आलम है और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से जो वजारत आला की कुर्सी है वो काबू कर ली जाए। तो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को सूट करता है, क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा तो फिर उनका जो मोमेंटम है वो टूटेगा और शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो वो ये चाहते नहीं हैं, वो चाहते यही हैं कि इसी तरीके का क्योस रहे। इसी वजह से वो बार बार लोगों को रोडों पे निकालते हैं, इसी वजह से वो चैन से बैठने नहीं देते हैं, कभी वो लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं। लेकिन उसका अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो ठीक है, इमरान खान साहब की सियासत को शायद वक्ती तौर पर फ़ायदा पहुंच रहा हो, वो ठीक है कि वो समझते हो कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही हो, वो ठीक है कि वो ये समझे कि इस सियासी जो जारहानापन है उसकी वजह से उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है और उसकी कॉस्ट रियासत पाकिस्तान उठा रहा है और अगले आने वाले दिनों के अंदर भी उठाएगा। उस तरफ रियलाइजेशन नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। गुस्सा। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, ज़ैगम की तरफ चलता हूँ। ज़ैगम साहब, ये जो सूरत हाल है पंजाब के अंदर, स्पीकर का इंतखाब है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होनी है, कुछ सरप्राइज आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि खुफिया राय शुमारी है, यानी कि किसी को जो है वो डी सीट होने का भी कोई खतरा नहीं है। तो इस खतरे से जब मेहमान आजाद होंगे तो आपको लगता है कि रिजल्ट में तब्दीली आ सकती है कोई? मैं तारिक साहब से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, कोई सरप्राइज आ सकता है। एक तो जो फ़र्क है इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में वो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। फिर ये खुफिया राय शुमारी है और जो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ना कोई असूल हैं, ना कोई ज़ाब्ते हैं, ना कोई अखलाकियात हैं। इस वक्त एक फ्री फॉर ऑल है कि जिसके हाथ में जो चीज़ आ रही है वो उठा के दूसरे को मार रहा है। एक धींगा मुश्ती का माहौल है और ऐसे में कोई भी ग्रुप दूसरे के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार है और यह मुसलसल देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। असम्बलियों के अंदर जो हमने सीन देखे हैं, ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली के अंदर जो हमने सीन देखे हैं, वो हमने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। और ये फिर बहुत बदकिस्मती की बात है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये जो कयास है, ये जो अनारकी है, ये उनके हक में जाती है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये समझती है और अपने एडवर्सरीज़ को, यानी जो उनके सियासी मुखालिफ हैं, उन्हें वो सियासी मुखालिफ नहीं समझती बल्कि अपना दुश्मन समझती है और अपना दुश्मन ही नहीं समझती, उन्हें मुल्क का दुश्मन भी गर्दानती है। तो ऐसी सूरत में कैसे असूल व ज़वाबित तय हो सकते हैं? हम मिलकर सब लोग बैठ सकते हैं और जो मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है, जिन बहरानों में मुल्क घिरा हुआ है और जो ज़रूरत है कि ये सब लोग मिलकर पाकिस्तान की लीडरशिप पाकिस्तान को उन बहरानों से निकाले। बहुत ही शदीद बहरान है, इतना एक शदीद माशी बहरान है और उस माशी बहरान के ऊपर हमारे पास ये जमहूरी बहरान है। वो बहरान है जो किसी भी वक्त आप देखें कि ये सड़कों पर भी उमड़ सकता है। इतना जहर पाकिस्तान की सियासत में फैला हुआ है कि आप ये तवक्को कर सकते हैं कि ये ऐवानों से निकलकर किसी वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में भी फैल जाएगा। बहुत तलखियां फैल चुकी हैं, तो इन्हें यहाँ रोकना होगा। बिल्कुल ठीक है ज़ैगम साहब, मैं हुज़ैफा साहब को भी कुछ शामिल करता हूँ। हुज़ैफा साहब, आपके पास तो खबर होती है, मुस्लिम लीग नून इसको कितना संजीदा ले रही है? पूरा जो हुक्मरान इत्तेहाद है वफाक में, वो कितना संजीदा ले रहा है सैफुल मलूक खोकर साहब को स्पीकरशिप के लिए? सरप्राइज तो जाहिर है कि तभी आएगा कि जब वो संजीदा लेंगे, क्योंकि हमने कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखी इस हवाले से। अंदरूने खाना कोई मूवमेंट थी? जी फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की अगर आप मुझसे खबर की बात पूछें तो मुकम्मल तैयारी भी है और उनकी कोशिश भी है कि इसमें वो कोई अपसेट कर सकें और पंजाब असम्बली में जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर जिसे हम कहते हैं, कि उसको जो है मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है उस पर कामयाब हो सके। और डिप्टी स्पीकर के हवाले से भी इनकी पूरी कोशिश है कि
उनके खिलाफ जो अदम एतमाद है उसको नाकाम बनाया जा सके। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से हटकर आपको, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे, तो मेरे ख्याल से इखलाकी तौर पर अगर मुस्लिम लीग नून ने ऐसा किया और मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब भी हो गया, चाहे वो सैफुल मुल्क खोकर की सूरत में या दोस्त मुजारी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो नाकाम हो गई, तो मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर इसका शदीद नुकसान पहुंचेगा। कि आप ये देखेंगे मुस्लिम लीग नून का वोटर, लेकिन हुज़ैफा साहब इखलाकियात चल कौन सी रही हैं? दोनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इखलाकियात तो यहाँ चल ही नहीं रही, यहाँ कोई किसी की बात सुनने के ऊपर तैयार नहीं है, यहाँ पर जो है वो धींगा मुश्ती का माहौल है। कौन सी इखलाकियात? 25 अरकान तोड़े हैं आप, यहाँ असम्बली के अंदर गुंडे बदमाश दाखिल हो जाएं, मतलब इखलाकियात नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना इस पूरे सिनेरियो में। 10 अप्रैल के बाद से लेके आज तक इखलाकियात नाम की जो बीमारी है वो तो हमने देखी नहीं किसी को लगी हुई। जी बिल्कुल फवाद साहब, आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूं, हमारे और आपके लिए तो शायद इखलाकियात को मलहूज़ खातिर ना रखें ये हुक्मरान, लेकिन मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से बाई इलेक्शन के अंदर एक धचका पहुंचा है और जो बाई इलेक्शन में रिजल्ट्स आए, उसके बाद बहरहाल मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है वो सोचने में मजबूर हुई है कि उन्होंने वो इकदाम उठाने हैं जिससे कम अज कम उनका वोटर जो है वो उन्हें दोबारा छोड़कर ना चला जाए, उसके इरादे जो है वो मुतज़लज़ल ना हो। तो इसीलिए अगर मुस्लिम लीग नून आज अगर पंजाब असम्बली के अंदर ये मार्का जीत भी जाती है तो इसके दूर रस नताइज भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा कि मैं यानी हाफिज साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं कि अगर हम इमरान खान से पूछ रहे हैं कि इमरान खान अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम है जो डायरेक्टली लिंक्ड है विद मुआशी अदम इस्तेहकाम, लेकिन मुस्लिम लीग नून के काबरीन से भी हमें पूछ रहे हैं कि वो कौन सी उनकी डील हुई थी या वो कौन सी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर उनके मामला तय हुए थे जिसके बाद उन्होंने ये हुकूमत लेने का फैसला किया था। आप ये देखें कि कानून साजी तो जो हुकूमत कर रही है उससे हटकर आप देखें फैसला साजी का तो इतना फुकदान है कि अब तक आपके 2 सूबों में गवर्नर नहीं लग सके। यानी डॉलर की बात कर रहे थे हाफिज साहब, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की वजह से अदम इस्तेहकाम, मुआशी जो अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, डॉलर जो है वो हर दिन जो है जो पहले महीने में 5 रुपए बढ़ता था अब दिन में 5 रुपए बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि गवर्नर स्टेट बैंक जो मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी थी, अव्वलीन जिम्मेदारी थी, आपने IMF का जो बंदा सेट बंदा बैठा हुआ था उसको आपने हटा दिया। उस वक्त हमें बताया गया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा नहीं जी इससे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन फिर उसका रिएक्शन आया कि IMF ने अपने जो उनके आपस में मुज़ाकरात थे इनिशियल स्टेज के, जिसको हम स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात कहते हैं, उसके अंदर उन्हें नाकामी हुई मुस्लिम लीग नून को। फिर बहुत मुश्किलों के बाद वो मुज़ाकरात कामयाब होकर फाइल उनकी आगे गई, तो इसका मतलब है रजा बाकिर को हटाने का उन्होंने माइंड किया। चलें ठीक है, आपने रजा बाकिर को हटा दिया, लेकिन आप तो कम से कम आप लोगों पे तो तवक्कुआत हैं। नहीं, पंजाब स्पीड को हम जो है अप्रिशिएट करते हैं, शहबाज साहब के गवर्नेंस मॉडल से हमें तवक्कुआत थी। तो अगर आपने गवर्नर स्टेट बैंक हटाया तो नेक्स्ट डे आप नया गवर्नर स्टेट बैंक लगाते। मुस्लिम लीग नून के पास एक बहुत अच्छी अफसरान की टीम है, तारिक बाजवा जैसे लोग। मैं आपको बताऊं कि मिफ्ता साहब ने क्या जवाब दिया है। एक मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें मिफ्ता साहब ये कहते हैं कि 18 साल काम कर चुके हैं जो अभी मुर्तजा सैयद साहब हैं IMF के साथ, लिहाजा जब तक IMF का कोई डील वाजे नहीं हो जाती उस वक्त तक हम इनको शायद हटाए नहीं। इंटरव्यूज कर लिए वज़ीर आज़म साहब ने, मतलब वो नहीं, आप ये कह रहे हैं कोई कैफियत के अंदर इनको हटाएं नहीं, ना हटाएं, ये असल में मसला उनको नजर आता है। इसमें मैं आपको फवाद साहब इसमें आपको नहीं खबर मैं शेयर कर दूं, मैंने इसमें बड़ी तहकीक की, क्योंकि मैंने परसों जब कॉलम लिखा तो मुझे हुकूमती ऐवानों से उस पर शदीद रिएक्शन आया। तो मुझे बताया गया कि बेसिकली PM ने नाम फाइनल कर दिया था। PM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह ने समरी जो है नीचे भिजवाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उन्होंने कहा जी हमारे फलां बंदे को गवर्नर स्टेट बैंक लगाएं, और अगर उस बंदी की इंटेग्रिटी जब चेक करवाई गई इंटेलिजेंस एजेंसी से तो वो इंतहाई क्वेश्चन थी और उसके बाद से काम रुक गया। लेकिन देखें, आप मुल्क की कॉस्ट के ऊपर अपनी इत्तेहादियों को लेकर नहीं चल सकते। जहां पर हुज़ैफा भाई पूरी बात बताएं कि अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि चेयरमैन नैब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लगेगा, जो आफ्ताब सुल्तान साहब लगा दिए गए। तो पीपल्स पार्टी ने कहा भाई चूंकि चेयरमैन नैब आपने अपना बंदा लगा दिया तो गवर्नर स्टेट बैंक जफर मसूद साहब जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट है उनको लगाएं। ये पूरी खबर पूरी दे देना आप। नहीं साहब, नहीं मैं इसी बात से, अच्छा नहीं मुझे मेरे इल्म में बात नहीं थी, वरना मैं हकायक कभी नहीं छुपाता, लेकिन मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ। अगर ये कमिटमेंट हुई थी तो जफर मसूद साहब जैसे भी बंदे हैं उन्हें आप लगाएंगे। कोटा सिस्टम चल रहा है ना, जब इत्तेहादी हुकूमत होती है तो कोटा सिस्टम चलता है। हाँ फवाद साहब देखिए, स्टेट बैंक एक रेगुलेटर है, कमर्शियल बैंक पे नजर उसने रखनी है। कमर्शियल बैंक सट्टेबाजी कर रहा है यहाँ पर, आपके पास रेगुलेटर का जो है वो गवर्नर ही नहीं है, तो आप कैसे रेगुलेट करेंगे? तो जब इस तरह की चीजें फिर नून के गवर्नेंस के ऊपर भी शक शुबात पैदा हो जाते हैं। यानी हमें बताया गया, मैं आपकी छोटी सी मिसाल दूं, पंजाब में मैंने मियां हमजा शहबाज साहब से पूछा कि भाई आपने जो अफसरान लगाए हैं पंजाब में,
डीपीओस लगाए हैं, डीसीज लगाए हैं, तो मैंने 4 डीपीओस का उन्हें कहा कि 10 दिन पहले तो आपने लगाए थे डीपीओस, तो आपने 10 दिन बाद डीपीओस क्यों हटा दिए? तो उन्होंने मुझे कहा जी मुझे फला एमपीएस का प्रेशर आया बैरिस्टर नबील अहवान पर, हमें हटाने पड़े। तो मैंने फिर उन्हें मिसाल दी, मैंने कहा जी जब आपके वालिद साहब की हुकूमत थी 2010 में, तो काफ लीग के 40 एमपीएस का जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उस पर वो हुकूमत खड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के ऊपर शहबाज शरीफ की हुकूमत खड़ी हुई थी, लेकिन किसी एमपी की जरूरत नहीं होती थी शहबाज शरीफ से एक डीएसपी भी चेंज कराए, क्योंकि उन्हें पता था कि शहबाज शरीफ गलत अफसर खुद भी नहीं लगाता, तो जरा एमपीएस भी सिफारिश नहीं करते थे। जब आप अपने लिए असूल तोड़ेंगे तो फिर आपके एमपीएस भी आप पे प्रेशर डालेंगे। देखिए, हमें बुजदार और इमरान की तो बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, असूल तो फिर असूल है, कायम रखना पड़ेगा। एक ब्रेक लेता हूं ज़फर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, हाफिज साहब की तरफ भी आना है, जगम साहब से भी बात करनी है। 11 अरकान, 11 लोग क्यों चूज किए गए, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ने भी डी नोटिफाई कर दिया है 11 अरकान कौमी असम्बली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। टेक्निकल मामला है या सियासी मामला? हाफिज साहब, क्या महसूस होता है आपको? टेक्निकल लॉकआउट किया है, आहिस्ता आहिस्ता करके इखराज कर रहे हैं अरकान असम्बली का कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के, या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन है? दोनों रीज़न है फवाद भाई, टेक्निकल रीज़न भी है और सियासी रीज़न भी है। टेक्निकल रीज़न ये है कि आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो कहने लगी कि जी अगला हदफ हमारा विफाक होगा और हम विफाक पर हमलावर होंगे। तो इमरान खान साहब से या उनकी पार्टी से ये बईद नहीं है। और सियासत में जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, जब वो 2013 की असम्बली से बाहर गए थे तो वापस आ गए थे, तो कोई हैरत की बात नहीं होगी कि किसी दिन अनाउंसमेंट हो कि जी हम 2018 की असम्बली में वापस आ रहे हैं और आके जो है वो इनको शिकस्त देंगे क्योंकि हमारे नंबर्स पूरे हैं। तो एक तो उस रास्ते को ब्लॉक किया गया कि 11 अरकान जो थे उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। और फिर ये उन लोगों के लिए भी है कि जो नहीं चाहते इस्तीफ़े दें, उनके लिए भी एक मैसेज है कि जी वो अगर पीटीआई में भी उनकी जगह नहीं है और इस्तीफ़े भी नहीं देना चाहते तो वो अब एक साइड पे हो। दूसरा बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की जो सियासी मूव भी है इन 11 हलकों के अंदर, वो क्या है? ये वो हलके हैं जहाँ या तो 11 में से 9 में तो कम से कम ज़मीनी इंतखाब होंगे ना हाफिज साहब। अगर कराची के 3 हलकों को देखें हम, कराची के अगर 3 हलकों को देखें हम, मलिर का एक हलका है, एक शाह फैसल वाला है, एक जो है लियारी वाला है, तो अगर कराची से आप शुरू करें। जी, कराची के जो तीनों हलके हैं, अकरम चीमा साहब का जो हलका है जिसमें ख्वाजा सुहेल मंसूर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के थे, जो उनका शिकस्त का जो मार्जिन है वो 200-300 वोटों से ज़्यादा नहीं था। दूसरा जो कैप्टन जमील साहब जीते थे वो हकीम बलोच साहब से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, वहाँ भी जो मार्जिन है वो कोई 1200-1300 वोटों का है जहाँ तक मुझे याद पड़ा। तीसरा हल्का लियारी का है जहाँ से बिलावल भुट्टो साहब को शिकस्त हुई थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। अब ये तीनों हल्कों को आप सामने रखें, MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी हो, तो यहाँ कोई आसान काम नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन नशिस्तों पर दोबारा कामयाबी हासिल करना। दोनों जगह, यानी कैप्टन जमील की नशिस्त पर भी और दूसरा अकरम चीमा की नशिस्त पे भी इलेक्शन कमीशन के अंदर गई हैं गिनती की दरखास्तें, और वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे यहाँ प्रोलॉन्ग होती रहती हैं, फैसला नहीं आता। अच्छा, और आ जाए दूसरी तरफ तो एक हल्का है असफंदयार वली खान का हल्का, यानी चारसद्दा का हल्का, जो कि उनका अपना आबाई हल्का है जहां से शिकस्त हुई थी। एक ये वो हल्का है। एक हल्का जो पेशावर का है वो हाजी गुलाम अहमद बिलोर का हल्का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी वो हल्के हैं जो कि ट्रेडिशनली ANP के स्ट्रॉन्ग होल्डर हैं, तो ये ANP की फरमाइश पे दिए गए होंगे। इसी तरीके से जो हल्का है फर्रुख हबीब साहब का, वहाँ आबिद शेर अली साहब को शिकस्त हुई थी और वहाँ वोटों का मार्जिन भी जो है वो 1100 वोटों से ज़्यादा नहीं था। तो ये वो हल्के चुने गए हैं जहाँ, यानी ये 9 हल्के कि जहाँ जो या तो वोटों का मार्जिन कम है या फिर पार्टीज का कहना यह था कि उनको शिकस्त, जैसे असफंदयार वली के हल्के में जो वोटों का मार्जिन है वो शायद कम हो या PTI की मुखालफत में कहीं ज़्यादा वोट पड़े। ऐसा भी हुआ है कि PTI के कैंडिडेट जैसे 50-60 हज़ार वोट लेके जीते, तो उनके अगेंस्ट वाला जो कैंडिडेट है उनके वोटों की तादाद कोई लाख भर से भी ज़्यादा है। तो ये सब कैलकुलेटेड एक मूव है कि अगर इन 9 हल्कों में इलेक्शन होते हैं और यहाँ कामयाबी होती है तो ये सियासी जवाब होगा उस बात का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जो उनकी अपनी सीटें थी। तो ये सियासी नैरेटिव बिल्ड करने में आसानी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी वो कमज़ोर हो रही है, क्योंकि PTI की नशिस्तों के ऊपर जब ज़िमनी इंतखाब हो रहा है तो वहाँ हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें कामयाब हो रही हैं। तो टेक्निकल मूव भी है और पॉलिटिकल मूव भी है।
बिल्कुल ठीक है जैकब साहब, यही सवाल आपसे भी है कि एग्रेसिव कितना नजर आता है हुक्मरान इत्तेहाद, क्योंकि ये फैसला अचानक इसलिए भी लिया गया है कि महसूस ही होता है कि एक एग्रेशन दिखाना चाहता है हुक्मरान इत्तेहाद कि हम भी जो है वो कोई बिल्कुल डरे सहमे नहीं बैठे हुए, हमें भी अवामी हिमायत हासिल है। तो इसको अगर आप एग्रेसिव नेस को देखें तो कितना आपको एग्रेसिव महसूस होता है फैसला? जी बिल्कुल, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इमरान खान के तरीके अपनाते हुए इमरान खान का मुकाबला करना चाहता है। यानी इमरान खान की एग्रेशन को अपनी एग्रेशन के साथ फेस करना चाहते हैं। ये जो फैसला है इसका जो बुनियादी मकसद नज़र आता है मुझे, वो ये है कि इस वक्त वो जिस तरह के दबाव में आ गए हैं, ये जो PDM अलायंस है, हुकूमती अलायंस है, जिस तरह का दबाव ये फेस कर रहे हैं, किसी तरीके से उस दबाव से बाहर निकलें। और 3 मुझे इसके वाज़ेह मकसद नज़र आते हैं। पहली बात ये है कि अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का जो ऑप्शन है वो क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास मार्जिन बहुत थोड़ा है। अगर एक छोटा सा अलाई भी इधर से उधर होता है तो फौरी तौर पर हुकूमत गिर सकती है। तो अगर 11 ये जो सीटें हैं वो कम हो जाएं PTI की, तो फिर इन हाउस चेंज का ऑप्शन जो है वो तकरीबन क्लोज हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके बाद इन हाउस तब्दीली करना। दूसरी बात यह है कि जब ये ऑप्शन क्लोज होगा तो उसके बाद हुकूमती इत्तेहाद PTI के साथ एक बेहतर बारगेनिंग पोजीशन में होगी, तो इनकी बारगेनिंग पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। और तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर इंतखाबात की तरफ, ज़ाहिर इंतखाबात की तरफ तो अब जाना ही पड़ेगा, 3 महीने बाद 9 जो नशिस्तें हैं उस पर इंतखाबात कराने के अलावा तो कोई चारा नहीं है। जब उन पर इंतखाब होता है और ये कुछ सीटें जीत लेते हैं, अगर 50-50 पर चले जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन एक मिक्स रिजल्ट जब आएगा तो वो ऑप्टिक्स तब्दील हो जाएंगे जो ऑप्टिक्स पंजाब के इलेक्शन में क्रिएट हुए थे, जिसमें ये लग रहा था कि PTI ने बहुत बड़ा मार्का मारा है, रोड रोलर जो है वो चला दिया है और अवामी जो पब्लिक की जो ओपिनियन है उसका जो मैदान है उसको जीत लिया है। तो उस ऑप्टिक्स को भी बदला जाए, ये मुकम्मल तौर पर सियासी फैसला है और बड़ा सोच समझ के किया गया है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो अब इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ भी एग्रेशन दिखा रहा है और अपने मद्दे मुकाबिल पार्टी PTI के खिलाफ भी एग्रेशन दिखा रहा है। साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, हुज़ैफा साहब की तरफ चलते हैं। हुज़ैफा साहब, कल PDM की जो मीटिंग हुई उसके फौरी बाद ही हमने देखा कि फैसला मंजर आम पे आया, हो सकता है सुबह कर लिया हो, मंजर आम पे उसके फौरी बाद आया, या बिल्कुल टाइमिंग आसपास ही थी। तो क्या तय पाया था उस इत्तेहाद की मीटिंग में? क्या हुआ? मियां नवाज शरीफ की ओर से कहा जा रहा है कि वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि मैं तो हक में नहीं था। अगर वो हक में नहीं तो फिर उसके बाद सख्त फैसले क्यों नहीं करते इससे निकलने के? कहाँ पर आपको लगता है कि हुकूमत इत्तेहाद के दरमियान भी कोई इख्तलाफात है और कल हुआ क्या है? जी शुक्रिया फवाद साहब। मेरे सीनियर हाफिज साहब ने और जैगम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो इलेक्शन का जो हुक्मरान इत्तेहाद ने फैसला किया इन 11 हल्कों में, उस पर तो बड़ी तफसील से उन्होंने रोशनी डाल दी। उसमें कुछ IB की रिपोर्ट्स भी इन्वॉल्व थी, आदम एतमाद का जो उन्हें खतरा था उसको भी उन्होंने बंद करने की कोशिश की। लेकिन एक बदकिस्मती है कि आप ये देखें कि आज से 4 महीने पहले जिस मुस्लिम लीग नून के टिकट को जो है वो फतह की नवीद समझा जा रहा था और तमाम हुक्मरान इत्तेहाद इस शर्त पे नून लीग के इर्द गिर्द जमा हुआ था कि उनको पंजाब में एडजस्ट किया जाएगा, या जहां पर उनके पंजाब के अंदर मजबूत उम्मीदवार है वहां नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। ये मुस्लिम लीग नून उसी अदाद-ओ-शुमार में लगी हुई है जो 11 हल्कों को आपने नोटिफाई करवाया है इलेक्शन कमीशन से, उसमें से 2 या 3 हल्के पंजाब के हैं। यानी आप ये देखें कि ये वक्त भी मुस्लिम लीग नून पर आना था कि पूरे पंजाब में उसको 2 या 3 हल्के ऐसे नजर आए जो उन्होंने ये समझा IB या इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स या उनके अपने सियासी जो अदाद-ओ-शुमार थे, उसके बाद उन्होंने समझा कि सिर्फ यही 2 या 3 हल्के जिनको हम सेफ तस्वुर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखिए हमने तो इमरान खान की जो फाशिस्ट हुकूमत है उसका 4 साल डट कर मुकाबला किया और आज भी मैं सिविलियन बालादस्ती का हामी हूं, जमहूरियत के हम दाई हैं, इमरान की सोच के शदीद मुखालिफ हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 20 सीटों में नून लीग का इलेक्शन हुआ और 15 सीटों में नून लीग हार गई। और ख्वाजा आसिफ हमारे भाई हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया कि नहीं जी कैलकुलेशन अदाद-ओ-शुमार डाल दिए कि इतने वोट नून लीग ने नहीं लिए थे 18 में, अब इन हल्कों में 6 लाख या 7 लाख इतने वोट ले लिए। भाई इन अल्लाह के बंदों को ये तक नहीं पता या इनकी यादाश्त इतनी कमजोर है कि ये वो 20 हल्के हैं जिन 20 हल्कों में एक दिन पहले नून लीग के उम्मीदवारों ने टिकट पार्टी का वापस किया था और आजाद लड़े थे।
ये मोहसिन अता खोसा हो गया या जिसमें आप कहते हैं कि खलाई मखदूम का जादू चला, महकमा ज़राअत का जादू चला, तो फिर इसका मतलब वो बयानिया भी मुकम्मल कर जाता है ना। हाँ, मैं सर इसको सिर्फ थोड़ा सा मुकम्मल कर दूं तो हुआ ये कि नून लीग, ये जो आजाद लोग जीते थे, इन्हें नून लीग का वोट भी पड़ा था 18 में, और आजाद होने की हैसियत से जहां पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कमजोर था वो वोट भी पड़ा। तो भाई 22 के अंदर आपने जो 20 हल्के हैं, ये वही हल्के थे जो बेसिकली नून लीग के अपने हल्के थे। बहरहाल नून लीग ने लूज किए। अब फिर नए लोगों ने जो नाअकबत अंदेश मुशीरान है, गलत एडवाइस करते हैं, यही एडवाइस किया कि जी आप 11 लोगों को इस्तीफे दिलवा दें, और 11 हल्कों में से आपने जो 90% है वो चुनाव उन इत्तेहादियों का किया। यानी अभी आपको इमरान से खतरा है, और इन 11 हल्कों में रिजल्ट्स के बाद आपको अपने इत्तेहादियों से खतरा होगा। फिर आप कहेंगे जी जरदारी साहब हमसे गलत फैसला करा रहे हैं, असफंद यार वली हमसे कहते हैं फलां को गवर्नर लगाएं। यानी मकसद ये कि अदम इस्तेहकाम सियासी तो दूर नहीं होगा ना, और जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम दूर नहीं होगा तब तक आपका मुआशी जो है वो इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम लिंक्ड होते हैं मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई फैसले को बहुत अच्छे मैच्योर देख लेता हूँ, दोबारा आता हूँ, हाँ। देख लेंगे नाज़रीन। फाइनेंशियल टाइम की जो रिपोर्ट है उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। कॉल कर गई है, नॉक नॉक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस पे। गैर मुल्की जरीदे का कहना यह है कि इमरान खान साहब ने आरिफ नकवी साहब की मदद से फॉरेन फंडिंग हासिल की। इमरान खान साहब भी खुलकर सामने आ गए। इमरान खान साहब ने कहा कि आरिफ नकवी पाकिस्तान का टैलेंट है और पाकिस्तान को इसकी कदर करनी चाहिए। उन्होंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बड़ा मकाम बनाया है। हाफिज साहब, आप ही से शुरू करूंगा। आपके लिए इस पूरे मामले के अंदर जो आज आर्टिकल छपा उसके बाद इमरान खान साहब और दीगर तमाम लोग जो हमने देखा कि खुलकर सामने आ गए, क्या कोई नई बात आपको महसूस हुई या ये तमाम पुरानी ही कहानी है? क्योंकि आरिफ नकवी साहब को अमेरिका में सजा हुई थी तो उस वक्त भी ये सारी चीजें हमने सुनी थी। कोई नई बात आपने देखी है? नई बात फवाद भाई ये है कि पाकिस्तान के अंदर से जो मर्जी कहते रहे, कहते हैं झूठ है। पाकिस्तान में माजी में भी ऐसा होता रहा है कि यहाँ के स्कैंडल्स और स्टोरीज़ जब बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग में वहाँ के अखबारात ने शाया की, वहाँ के टेलीविज़न ने नशर की, तो हमें एतबार उस पर आता था। यहाँ तो हम बड़े मज़े से अपने लोगों को और अपनी ख़बरों को झुटला देते हैं। किसी को कह देते हैं कि ये लिफाफा साफ़ी है, किसी को कह देते हैं कि जी इसका टिल्ट जो है वो फ़लाँ सियासी जमात के साथ है। उसका नतीजा ये होता है कि आप ख़बरों को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर ये अखबारात और ये जो टेलीविज़न चैनल्स जब वो ख़बरें नशर करते हैं तो वहाँ बड़ा आसान सी बात है और बड़ा आसान काम है कि अगर आपको इख्तिलाफ़ है तो वहाँ बड़े मजबूत किस्म के डेफेमेशन लॉज हैं। उन डेफेमेशन लॉज पे लोग कहते हैं कि जाइए अदालत से रुजू करें, अगर आपके ख़िलाफ़ गलत खबर छपी है तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर होती हैं, लेकिन शायद ही कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वहाँ लोग रब्ता करें और वहाँ अदालतों से रुजू करें। आप देखें कि अलमिया ये है कि पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जो दिल चाहता है बोलते रहते हैं, जो एजेंडा टो करना चाहते हैं करते रहते हैं। मगर वही ख़बरें अगर बरतानिया के अंदर नशर हो जाएँ और वो प्रोग्राम वहाँ नशर हो जाए तो ना सिर्फ ये कि उसका माफ़ीनामा चलाना पड़ता है बल्कि उसके फिर पैसे भी देने पड़ते हैं और वो फ़ाइन भरने पड़ते हैं। तो वो भरे हैं टेलीविज़न चैनल्स ने, वो ऑफ एयर भी हुए हैं। तो अब नया ये हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया ने जब ये खबर दी है, अब जब वो एक मोतबिर इदारे ने, जिसे मोतबिर समझा जाता है, दी है, तो अब उसके डिनाइल की गुंजाइश बाकी नहीं बची। वो इंडोर्समेंट है, हालांकि ये सारा रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब के पास भी कोई चारा नहीं बचा। इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि वो आरिफ नकवी को 20-25 साल से जानते हैं। वो कह रहे हैं कि जी वो हमारे लिए जो है वो फंड रेजिंग करते थे, उन्होंने ये भी एडमिट किया है। लेकिन साथ साथ कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी का भी अकाउंट देखो, नून का भी देखो। भाई सबका देखो, जो भी चोर है, पीपल्स पार्टी ने गड़बड़ की है, नून ने की है, जमात इस्लामी ने की है, JUI ने की है। लेकिन ये कह के आप जान नहीं छुड़ा सकते कि मेरा मत देखें, मेरा देखना है तो उनका भी देखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इमरान खान साहब ने कही है आर्मी चीफ के हवाले से कि जी आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो अमेरिका से कहें कि वो पाकिस्तान IMF पे दबाव डाले या उनसे बात करें पाकिस्तान को देने के लिए। तो खान साहब ज़रा वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा है, यही आर्मी चीफ जो है वो आपको लेके जा रहे थे, कभी सऊदी अरब, कभी कतर के अंदर बात कर रहे थे, कभी और इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात कर रहे थे, कभी चाइना के साथ जो मामलात थे वो खराब कर रहे थे। इमरान खान साहब के लिए कोई नई मुश्किल खड़ी हो सकती है? ज़ाहिर खुलकर सामने आ गए। वो कहते हैं कि शौकत खानम के लिए भी मैं 9 अरब के करीब फंड करता था, अगर आरिफ नकवी साहब ने यहाँ फंड दिए तो कौन सी ऐसी बात है? क्विकली अगर जवाब दें, आखिरी 2-3 मिनट रह गए। जनाब, बात यह है कि कानून के टूटने का सबूत मौजूद है। असल चीज़ कानून टूटना होता है कि अगर आपने कानून तोड़ा तो फिर कानून जो है वो आपको सज़ा भी दे सकता है।
पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002 है, जो अप्लाई होता है उस फॉरेन फंडिंग पर, जो उस वक्त हुई, जिसका इमरान खान को केस का सामना करना पड़ रहा है, उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तानी सिर्फ इंडिविजुअल पाकिस्तानी पार्टी को फंड दे सकता है, कोई कारपोरेशन नहीं दे सकती, वो पाकिस्तानी हो या बाहर की हो, कोई फॉरेनर नहीं दे सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती। अब यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है कि एक फॉरेन गवर्नमेंट भी दे रही है। प्रिंस मुबारक की बात आ गई, $2 मिलियन, बहुत बड़ी रकम है। उसके अलावा एक ऐसी कंपनी जो फॉरेन रजिस्टर्ड है, वो पैसे जमा कर रही है और भेज रही है। ये कानून टूट गया और इसमें और भी शायद बहुत से गैर मुल्की निकल आएंगे जिन्होंने फंडिंग की होगी।